नमस्कार दोस्तों। राजनीति, सरोकार और सरकार तीनों अलग अलग ढंग से चलते हैं और तीनों के अपने अहमियत है, अपना महत्व है। कोई कहता है कि दूसरा धर्म की राजनीति करता है, तीसरा कहता है कि वो तुष्टीकरण करता है, चौथा कोई और कहानी बताता है। इन सारी कहानियों के बीच पिस रहा होता है इस देश का एक बड़ा वर्ग। पिस रहे होते हैं वह लोग जो तमाम संकटों से जूझ रहे हैं। उनके संकटों का समाधान कहीं नहीं। जी हां, आज इसी पर आपसे बात करूंगा, क्योंकि हालात बहुत से बदतर हैं और वो हालात सुधरेंगे कैसे, यह भी हमें सोचना होगा। जी हां, इसलिए सोचना होगा कि इस देश की 66 कंपनियों के पास 3.25 लाख करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, वो खर्च नहीं कर पा रहे, उनके पास कोई योजना नहीं। लेकिन दूसरी तरफ इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, जिसे हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, वो लगातार कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है और कर्ज के जाल में इस तरह फंस रहा है कि वो आत्महत्या कर रहा है, बर्बादी में जा रहा है। सरकारों से हम बड़ी उम्मीद करते हैं कि यह सरकार आएगी तो ऐसा होगा, वह सरकार आएगी तो वैसा होगा, ये आएगा तो ऐसा आएगा। हमने मनमोहन सिंह जैसे एक महान अर्थशास्त्री, एक महान प्रधानमंत्री को बदनाम करके सत्ता से तो उखाड़ दिया, लेकिन उनके उखाड़ने के साथ ही हमने देश को बर्बादी में ढकेल दिया। हमने दिल्ली की विकास महिला, वो शीला दीक्षित को तो बदनाम कर दिया, उनकी सत्ता खा गए, लेकिन हमने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। जी हां, आज ये सारी चीजें खड़ी हुई हैं, इन्हीं पर आपसे बात करूंगा। शुरुआत कर लेता हूं कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी, वो कहती हैं, दावा एक करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो एलजी तैनात किया हुआ है दिल्ली में, वो दिल्ली के मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ने जा रहे हैं, वो इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इन मंदिरों को, बौद्ध मठों को मत तोड़िए, मत ऐसा कीजिए। वो यह भी दावा करती हैं कि 22 नवंबर को इसका फैसला हो चुका है, एलजी ने हरी झंडी दे दी है, जो धार्मिक समिति है उसको, कि क्या क्या तोड़ना है। जब वो ये कह रही होती हैं, तब हमें याद आता है कि इसी दिल्ली में जब मस्जिदें तोड़ी जा रही थी, तमाम और चीजें अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा था, लोगों के घर तोड़े जा रहे थे, तो उन्हें फिक्र नहीं थी। आज तमाम मंदिर के नाम पे और उसके नाम पे कर रही हैं, हालांकि उन मंदिरों की संख्या ना के बराबर है, लेकिन जितने घर तोड़े गए, वो घर की यदि संख्या देख लेंगे तो वो 3.25 लाख। 3.25 लाख घर का मतलब होता है कि उसका 4 गुना आप कर दीजिए, यानी करीब 12 लाख की आबादी उससे प्रभावित होती है। और ये मिनिमम है, एक घर में 4 लोग तो रहते ही। तो इस औसत से भी यह स्थिति आ जाती है, हालांकि इससे ज्यादा होते हैं। अब ये आता है कि लोगों के जब घर उजाड़े जा रहे थे तब उन्हें तकलीफ नहीं थी, उन्हें तकलीफ तब नहीं थी जब मस्जिदें तोड़ी जा रही थी, उन्हें तब तकलीफ नहीं थी जब दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे किए जा रहे थे और अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों को चुन चुन के मारा जा रहा था। तब उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
घर में बैठे हुए थे, एक बार भी निकल के नहीं आए, एक बार भी लोगों के समाधान निकालने की कोशिश नहीं की। जबकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम, डीसी, कलेक्टर जिसे कहते हैं, वो उन्हीं के अंडर आता है। तमाम सारे राजस्व के मसले उनके अंडर आते हैं। क्यों नहीं उन्होंने उसको हल करने की कोशिश की? और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस जो नरेंद्र मोदी के हाथ में है, अमित शाह के हाथ में है, वो आताताइयों के साथ खड़ी थी, वो दंगाइयों के साथ खड़ी थी और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। उन्हें पूरी छूट थी, वैसे ही छूट थी जैसे बहराइच में छूट दी गई थी दंगा करने के लिए, जैसे छूट दी जा रही थी और दंगा कराने की कोशिश की जा रही थी। संभल में निर्दोष लोगों को मारा जा रहा था, तमाम ड्रामे हो रहे थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह कौन सी राजनीति है। बहरहाल जब यह राजनीति होती है तो उसी समय सोचा जाता है अरविंद केजरीवाल कहां है। तो पता चलता है अरविंद केजरीवाल खाटू श्याम जी के दर्शन करने गए हुए हैं उनके मंदिर में अपने परिवार के साथ में। बहुत अच्छी बात है, यह निजी आस्था का विषय है, आप बिल्कुल करिए। लेकिन इसके पहले आपको याद होगा, राम मंदिर दर्शन कराने अपने पूरे मंत्रिमंडल, अपने साथियों विधायकों के साथ में पहुंच गए थे अरविंद केजरीवाल। सरकारी पंजाब का जहाज इस्तेमाल किया था, उसको लेके पहुंच गए थे। और यह सब हमने देखा है। जब उनके यह रूप देखते हैं तब आता है कि अब वो कर क्या रहे हैं लोगों के कल्याण के लिए। तो कहते हैं कि हम पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपए मानदेय देंगे। लेकिन एक कह तो देते हैं, लोग सवाल करते हैं 18 महीने में आपने यानी 1.5 साल में उन जो इमामों को 18,000 रुपए देने का कहा था वो तक तो दिया नहीं, इनको क्या देंगे? और देंगे तो कहां से देंगे? तमाम घोषणाएं हैं, तमाम वायदे हैं, लेकिन उनका जवाब नहीं है। जब ज्यादा सवाल होने लगते हैं कि आपने आखिर किया क्या है, आउटसोर्स पे नौकरी दे करके तो आप कुछ नहीं कर सकते, तब वो मोहन भागवत को चिट्ठी लिखते हैं। मोहन भागवत क्या है? देश के राष्ट्रपति हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के क्या हैं? वो तो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। उनको चिट्ठी लिखने का फायदा क्या है? और नरेंद्र मोदी क्या उनके चिट्ठी लिखने से कोई प्रभावित होने जा रहे हैं? तो शायद इससे हमें यह पता चलता है कि चिट्ठी इसलिए लिखी जा रही है कि देखिए, हमारी आपकी शर्त हुई थी कि राज्यों में हम राज करेंगे, सेंट्रल में भाजपा राज करे, हम उसको सपोर्ट करेंगे कांग्रेस को हरवाने में, तो हम अपना काम कर रहे हैं, आपके लोग जो है वो नहीं। क्या है मतलब? क्या संदेश देना चाहते? दिल्ली में झूठ बोला है और उस झूठ बोलने का यह असर है। तो यही राजनीति पंजाब में हुई है। पंजाब में जिस तरीके से पंजाब के अंदर आते हैं तो खालिस्तानियों के साथ खड़े हो जाते हैं और वहां पर कट्टरपंथियों का समर्थन करने लगते हैं। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए उन 3 युवकों को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में ले जाकर के मार दिया जाता है। पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन कहते हैं। लेकिन वहीं उनका परिवार बच्चों का जो मरे हैं, वो यह साबित करता है कि यदि ऐसी बात है तो पुलिस ने जो उनके मरने के पहले की फोटो करी वो सेम कपड़े में कैसे हो सकती है? क्योंकि जब आपने मार दिया तब तो एक फोटो खींची है, तब तो खून वून लगा होना चाहिए। लेकिन आप वही फोटो सेम कपड़े में, सेम स्थिति में यदि वो रिलीज कर रहे हैं तो इसका मतलब है पहले आपने पकड़ा और यहां ला करके मार के वो कर दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी को एक आप हथियार दे रहे हैं कि यूपी में सिखों को यह डराने की कोशिश कर रहे हैं और पंजाब में यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये करेंगे।
क्या है आपका खेल? तो भाजपा जीते या आम आदमी पार्टी जीते, एजेंडा तो आरएसएस का ही चल रहा है, शायद इसीलिए वो उसको चिट्ठी लिख रहे हैं। बहरहाल इसको एक चीज है और इसके बाद में तमाम सारी चीजें। चलिए इस पे हम बाद में बात करते हैं, इसके बाद आप समझ सकते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के एक महान अर्थशास्त्री और एक महान प्रधानमंत्री थे। उनका स्मारक बने, इसकी मांग कांग्रेस पार्टी ने रखी, क्योंकि आज तक हर प्रधानमंत्री का बना। यह मांग रखी थी कि उनका भी अंतिम संस्कार राजघाट में होना चाहिए, क्योंकि आज तक हर प्रधानमंत्री का वहीं हुआ है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार नरेंद्र मोदी सरकार ने निगम बोध घाट पर कराया और यह करा के संदेश दिया कि हम उन्हें बड़ा छोटा समझते हैं। अब सरकार कह रही है हम उनके लिए जगह खोज रहे हैं स्मारक बनाने की, जो नेता प्रतिपक्ष ने चिट्ठी दी थी कि वहां पर उनका स्मारक होना चाहिए। तो आप जगह खोज रहे, बहरहाल आप जगह खोजते रहिए उस महान को जिसने इस देश के करोड़ों 27 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से निकालकर मिडिल क्लास में लेके आए थे। आज वही मिडिल क्लास फिर गरीबी रेखा के अंदर जा रहा है। यह एक चिंता का विषय। बहरहाल अब इसी पे ही करता हूं। उधर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, जिसके लिए मैं उसे धन्यवाद भी करता हूं। कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में सरकार है, उन्होंने फैसला लिया है कि उनके यहां जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन है और उस एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट का नाम अब, यानी जो प्रशासनिक संस्थान है हिमाचल प्रशासनिक संस्थान, उसका नाम अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर होगा। एक बेहतरीन चीज है। वो शिक्षा के व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे, तो उनका नाम भी इसी स्थिति में होना चाहिए। और वो एक अच्छे प्रशासक के तौर पे थे, तो निश्चित रूप से वह भी एक अच्छी चीज है और ये एक अच्छी पहल की है हिमाचल सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने। मैं उसे साधुवाद देता हूं। इधर आप देखिए कि जब हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करते हैं और मध्यम वर्ग की बात करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए मध्यम आय वर्ग पर लगातार जो है व्यक्तिगत जो ऋण है, कर्ज है, जिसे कहते हैं पर्सनल लोन, वो लगातार उसका बोझ बढ़ रहा है और इतनी बुरी तरीके से बढ़ रहा है कि चिंताजनक हालत में पहुंच गया है। आज सबसे ज्यादा जो 5 लाख रुपए से कम आमदनी वाले सालाना के लोग हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा बोझ बढ़ रहा है पर्सनल लोन का। यानी वो घर नहीं चला पा रहे हैं, इतना पर्सनल लोन का उन पर बोझ बढ़ गया है। और अब जो है उसके 5 लाख से जो 15 लाख की परिधि में आते हैं, उन पर भी पर्सनल लोन का बोझ जो है बढ़ गया है। और इसके बाद में जो 15 लाख से 20 लाख के बीच में आते हैं, वो भी पर्सनल लोन में फंस गए। यानी 20 लाख से लेके 5 लाख तक वाले गंभीर स्थिति में हैं और 5 लाख से नीचे वाले अति गंभीर स्थिति में हैं, इस हालत में है और वो अपने कर्ज को अदायगी नहीं कर पा रहे हैं और डिफाल्टर हो रहे हैं। यह एक चिंता का विषय है। और यह स्थिति तब है जब भारत सरकार कह रही है कि सिर्फ दिसंबर में उसका 7.3% जीएसटी बढ़ गया है। 7.3%, यानी 2.25 लाख करोड़ से अधिक जीएसटी उसने वसूल किया है। 1.77 लाख करोड़ सिर्फ इसमें। और यदि हम पूरे उसकी बात करें कि इस फाइनेंशियल ईयर जो अभी 31 दिसंबर तक का है, 1 अप्रैल से इतना, उसमें
3 तिमाहियों का, तो वह स्थिति है कि जीडीपी को जिस आधार पे आज हम आंक रहे हैं, वो आंक रहे हैं कि 9.09% जो है जीएसटी बढ़ गया है। और इस तरह सरकार ने करीब 16.5 लाख करोड़ रुपया जीएसटी के नाम पे वसूल लिया है, जो हमारे आपकी मेहनत की कमाई में हर चीज में कटिंग करके लिया जा रहा है। हम बुरी तरह से आर्थिक तौर पे परेशान हैं, लेकिन हमें यह कहा जा रहा है। और स्थिति क्यों हो रही है? क्योंकि डॉलर रुपए के मुकाबले लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी ₹85 का $1। और जो बिजनेस स्टैंडर्ड का की रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक जल्द ही डॉलर ₹86 का हो जाएगा। यानी लगातार भारत की आर्थिक दशा बिगड़ती जा रही है, डॉलर के मुकाबले हम गिरते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ये कर रहे हैं। 2000 का नोट्स मोदी सरकार ने बंद किया था, और बंद करने के बाद में हालत ये है, वो 98.2% वो जो है नोट आ चुके। लेकिन इसके बावजूद 6,696 करोड़ रुपया अभी तक नहीं आया। यदि इसका मतलब है राउंड फिगर में करीब 6,700 करोड़ रुपया, यह रुपया नहीं आने का मतलब है कि 31 दिसंबर तक, कि इसका मतलब है कहीं ना कहीं इस रुपए में खेल है, क्योंकि रुपए जमा कराने बदलने का जो टाइम था वो निकल चुका है। अब आप सोचिए, इसके बाद यह स्थिति होती है और इसके बाद एक और रिपोर्ट आ जाती कि इस देश की 66 बैंकें ऐसी हैं जिन बैंकों के पास में पैसा जिस तरीके से, उससे आप समझिए 66 कंपनियां हैं जिनके पास में 2.7 लाख करोड़ रुपए की नकदी यूं ही पड़ी है, और कंपनियों के पास में इसे कहां खर्च किया जाए इसकी योजना नहीं। यानी 2.25 लाख करोड़ से अधिक यूं पड़ा है और हम खोज नहीं पा रहे हैं कि उसे कैसे खर्च करें। तो यह अपने आप में संकट का विषय है कि यानी पैसा किसी के पास इतना इफरात है और किसी के पास इतना नहीं हो पा रहा है। हालात ये हैं कि सरकार की जो वकील पॉलिसी है, जिसके तहत कि 15 साल में वकील जो है दोबारा अब रजिस्टर नहीं होगा, कोई 10 साल में नहीं होगा, कहीं एनसीआर में इतने पे नहीं चलेगा, इस चक्कर में 140 करोड़ की आबादी में जो है 2.6 करोड़ वाहन सिर्फ 2024 में बिक गए। अब आप सोचिए कि जहां वाहन इतने बिक रहे हैं, सारी चीजें हो रही, तो यानी पैसा किसी एक सेगमेंट में जा रहा है, और इनमें बहुत बड़ी तादाद वो है जो लोन लेकर के गाड़ियां खरीद रहे हैं। तो पैसा एक जगह संग्रहित हो रहा है। आपके पास में पैसा नहीं है, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, आप पर्सनल लोन लेके, दूसरे तरह के लोन लेके, गहने अपने गिरवी रख के और सब करके कर रहे हैं, और फिर गहने भी नहीं छुड़ा पा रहे हैं। इस स्थिति में देश को लाके खड़ा कर दिया। तो जो शेयर मार्केट भाग रहा है, सरकार के खजाने में जो पैसा आ रहा है, वो सब आपसे लूटा हुआ है। आप शेयर खरीदोगे, बेचोगे तो आपको एक जीएसटी देना पड़ेगा। आप इंश्योरेंस खरीदोगे तो जीएसटी देना पड़ेगा, और जब आपको भुगतान मिलेगा तब आपको जीएसटी देना पड़ेगा। उधर आप देखिए, आप प्लाट खरीदोगे तब आपको देना है, और जब प्लाट बेचोगे तब फिर टैक्स देना है। इसी तरीके से आप खाने की हो, पीने की हो, किसी चीज पे हो, सब पे टैक्स पे आप मर जाइए। लेकिन सरकार इस पर नहीं ध्यान दे। सरकार को आपकी चिंता है ही नहीं।
सरकार को तो मंदिरों की चिंता है, धर्म स्थलों की चिंता है, आपको हिंदू मुस्लिम में लड़ाने की चिंता है। और अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जो वास्तव में आरएसएस से निकले हैं, वो किस तरीके से कहेंगे, चिट्ठी लिखेंगे और चिट्ठी लिख के मोहन भागवत से कहेंगे कि भाजपा ने पिछले दिनों गलत कार्य किए हैं, क्या संघ उसका समर्थन करता है? अब गलत कार्य किए हैं ये आप कह रहे हो, राजनीतिक व्यक्ति, और उनसे क्यों पूछ रहे हो? फिर उसके बाद भाजपा खुलेआम पैसे बांट रही है और आप इसका समर्थन करते हैं। तो साहब, खुलेआम पैसे बांटने का खेल तो आपने भी किया है, और इसके बाद में आप कहेंगे बड़े पैमाने पर दलितों और पूर्वांचलियों के जो है वोट काटे जा रहे हैं, इस पर आप, अरे भाई याद करिए, आपका ही मंत्री था, दलित समुदाय से आता था, उसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शपथ को दोहराया था, आपने मंत्रिमंडल से निकाल दिया था, इस्तीफा ले लिया था। तो इससे आप समझ सकते हैं। और क्या संघ को नहीं लगता कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर कर रही है? तो ये पूछने का मतलब क्या है? इसका मतलब है आप भी संघ के इशारे पर चलते हैं। तो यह राजनीति चल रही, जब यह राजनीति चल रही हो तो निश्चित रूप से चिंताजनक है, क्योंकि यह देश के लिए घातक है। देश चलाना अलग बात है, सरकार चलाना अलग बात है, राजनीति करना अलग बात है। देश ऐसे चलाया जाता है कि लोग पीड़ित ना हो, लेकिन आपको लोगों की पीड़ा नहीं है, आप तो राजनीति करेंगे सिर्फ। जय